पिछले वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात किए थे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस हालात में थे, और हमने एग्रीकल्चर सेक्टर तक बात करी थी। पर अंतु आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग और बात करते हैं कि शुरू कहाँ से हुई थी। जैसे इंट्रोडक्शन हमने किया था कि द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाई बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। इस दौरान हमने बताया था आपको कि कैसे धूर्त अंग्रेज भारत की सीमा पर केवल व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं आए थे, अब उनका पांव जो है जमने लगा था भारत की धरती के पॉलिटिकल क्षेत्र में। ठीक है ना। तो ये पहला युद्ध 1757 का एक ऐसा युद्ध था जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर, कुटिलता से हराकर, मीर जाफर के सहयोग से हराकर भारत के राजनीतिक और इकोनॉमिक दोनों ही नीतियों पर अपना वर्चस्व बना लिया था। ठीक है। तो फिर हमने बात की थी कि इन अंग्रेज़ों का भारत में आने का मेन पर्पस क्या था। ठीक है। तो यहाँ था कि इंडिया वॉज टू यूज़ द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। मतलब मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश का भारत में कि भारत के इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करना। फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है भोजन देने वाला। ये भारत को फीडर इकोनॉमी बना दिए थे अपने ब्रिटिश इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। ये इनका मेन फीचर था। फीडर इकोनॉमी भारत की धरती को बनाए कि ताकि इंग्लैंड की धरती, ब्रिटिश की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप कर पाए। तो यहाँ के संसाधनों का यूज करना, यहाँ के संसाधनों का गलत तरीक़ा से भी प्रयोग करना और उन सभी संसाधनों से अपने देश का विकास करना, अपनी इकोनॉमी का विकास करना। यहाँ लिखवाए भी हैं कि दे एक्सप्लॉइटेड इंडियाज़ नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर देयर ओन कंट्री। मतलब एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या होता है कि इंटेंसिवली या एक्सेसिवली जब भारत के नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला, लोहा, है ना, जितने भी संसाधन हैं, धातु है, इन सब का इंटेंसिवली, इरादतन और एकदम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना, ह्यूमन रिसोर्सेस। भारत की धरती में आकर इन्होंने यहाँ के जो लेबर पावर है, यहाँ जो मानव शक्ति है, जो रिसोर्सेस इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से ह्यूमन को हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं, तो उनका प्रयोग एक्सेसिव करने लगे, है ना। उनका अत्यधिक से अत्यधिक उनसे काम लिए, उनसे वो काम लिए जो कि उनके नैतिक और दैहिक ज़रूरत को छोड़कर भी नहीं करना चाहिए था। तो उनसे वो काम लिए, घंटों घंटों काम करवाए और अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। तो ये था, हमने शुरुआत करी थी। अब हमने इस बीच में बात करी थी कॉलोनी की। ये कॉलोनी क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उपनिवेश। कॉलोनी का मतलब होता है कि जब कोई एक देश, ब्रिटिश, पॉलिटिकल कंट्रोल और साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी कंट्रोल जब किसी दूसरे देश का करने लगे, मतलब भारत की धरती का पॉलिटिकल कंट्रोल, राजा कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, है ना, नवाब कौन बनेगा, वहाँ का सेनापति कौन रहेगा, इन सब चीज़ों का भी निर्णय ब्रिटिश करने लगे। वो ये निर्णय करने लगे कि इस धरती पर उत्पादन क्या होगा, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस चीज़ का एक्सचेंज होना चाहिए,
है ना, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसे कितनी मतलब उत्पादन करना है, कौन कौन सा लगान देना, इन सब चीज़ों के बारे में निर्णय कौन लेने लगा? ब्रिटिश। तो हम हो गए, भारत हो गया ब्रिटिश का कॉलोनी, और ब्रिटिश के हिसाब से ब्रिटिश हो गया वो रूलर हो गया, शासक देश। और शासन किस पे किया ये? तो सीधी सी भाषा में कहूँ, कॉलोनी का मतलब गुलाम हो जाना, है ना। जब इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे कंट्रोल दूसरे देश का हो गया तो ब्रिटिश हो गया रूलर और इंडिया हो गया कॉलोनी। ये शब्द ध्यान रखिएगा। और इन दोनों के बीच में जो संबंध हुआ इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, उपनिवेशवाद। मतलब आप देखिए ध्यान से, कॉलोनियलिज्म इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस। It refers to a system of political and social relation between two countries of which one in the ruler and other in the colony. One is a ruler and other is a colony. The ruling country not only has political control, ruling country का केवल political control नहीं है केवल over the colony, but also determines the economic policies of the colony। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं जैसा जैसा बोलता गया आप लिखते चले जाइए। अब आते हैं बात करते, थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के आने से पहले हमारा भारत कैसा था, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, है ना। भारत आया भी तो बंदा इसीलिए था ना, भारत में कुछ था तभी तो आया था ना। आए तो ये 1608 में है, कालीकट के स्थान पे सूरत में बिजनेस किए, इन्हें मसाले की खुशबू खिंचाई थी, इन्हें भारत की समृद्धि खिंचाई थी, तभी तो लूटे। लूटा भी तो उसे जाता है ना जो समृद्ध हो। तो भारत की धरती पर ये लूटे तो जरूर, उससे पहले हमारी भारत की धरती थी कैसी? चलिए बात करते हैं। इंडिया 5 पॉइंट याद रखिएगा एकदम। तो ये पूरा बिफोर इन्वेंट ऑफ ब्रिटिश रूल आपको ये समझ में आ जाएगा। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। पहला, एग्रेरियन इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा, इंडिया वॉज well known for its handicraft industry in field of metal, precious stone, cotton and silk textile, precious stone इत्यादि। ज़रा ध्यान से समझिएगा, भारत की इकोनॉमी को इस 5 बिंदु से आप इस बुक में, इस चैप्टर में आप समझा सकते हैं। कहता क्या है कि इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, इंडिया स्वतंत्र था। वाकई बात है, अभी तो कॉलोनी बनानी है, अभी ब्रिटिश आया नहीं है। तो इंडिया वाज एक इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र था। और दूसरा, सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है स्वसक्षम। अंग्रेज के कई इतिहासकार भारत के बारे में लिखा करते हैं, कम से कम 100 इतिहासकार की बात कर रहा हूँ मैं। वो भारत के बारे में लिखा करते हैं कि भारत के गांव में भी इतना समृद्धि था कि बाहर से अगर कुछ मंगाना हो ना तो सिवाय नमक के कुछ नहीं मंगाना पड़ता था, हर कुछ एक गांव में उपलब्ध होता था। मतलब सोचिए कितना समृद्ध होगा। गांव के उपयोगी कोई भी चीज़, गांव के प्रयोग की कोई भी चीज़, गांव वासियों के प्रयोग की कोई भी चीज़ गांव में ही उपलब्ध होना, मतलब एक एक गांव कितना समृद्ध होगा। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था कितनी तंदुरुस्त होगी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कितनी अच्छी होगी। मतलब सेल्फ रिलायंट था, स्वयं में सक्षम था, कैपेबल था वो, और प्रॉस्पेरस था। फिर अंग्रेज के इतिहासकारों के संदर्भ में कहता हूँ, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध होना, धन धान्य से भरा पूरा होना। आप इस बात से ये अंदाज़ा लगाइए ना कि भारत में एक
बात ऐसे प्रचलित है कि शाम को झाड़ू मत लगाओ घर में। ऐसा क्यों भाई? लक्ष्मी बाहर चली जाती है। ये मान्यता केवल कपोल कल्पित नहीं था भाई। शाम ढलने के बाद जब सूरज की रोशनी अस्त हो जाया करती थी तो घर में रखे हुए धन धान्य, मतलब इनके गलियों, इनके आंगन में भी सोने बिखरे हुए रहते थे। इतने संसाधन कि जैसे आलू वगैरह रखा रहता है किसी किसान के घर में, सोना चांदी की गठरियाँ ऐसे हुआ करती थी। और तो और अगर वो झाड़ू मार दिया जाए रात में, तो रात के अंधेरे में बाहर कहीं चला गया तो लक्ष्मी चली गई ना बाहर। धन को लक्ष्मी कहा जाता था। अब सोचिए वो प्रथा आज तक है। ऐसा क्यों? भारत कपड़े में, सिल्क व्यवसाय में, उल में, स्टोन में, इतना हैंडीक्राफ्ट में विश्व प्रसिद्ध था। और ये जाते थे बाहर बिक्री करने के लिए पूरे दुनिया भर में, और वहाँ से सोना ही इनको मिलता था। इतने समृद्ध थे, इसलिए प्रॉस्पेरस थी हमारी इकोनॉमी। फिर चलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। भारत की धरती कृषि प्रधान देश रहा है भाई। मोर देन 85% लोग कृषि और कृषि से संबंधित, खेती और खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस में ही अपने जीवन यापन किया करते थे। कोई खेती कर रहा है तो कोई कुटी काट रहा है, तो कोई गोपलों से, भूसा से, गाय और गाय के चारा खिलाने वाले संसाधनों से ही अपना जीवन यापन कर रहा है। कोई कपड़े की बुनाई कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त है, कोई लोहार जो है तरह तरह के ऐसे वस्तु बना रहे जिससे खेती की जा सकती है। तो ये सब के सब एग्रेरियन इकोनॉमी के तहत थे, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। तो इनका मेन व्यवसाय था अपने जीवन यापन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए मेन सोर्स था एग्रेरियन इकोनॉमी। अब आते हैं कि इंडिया वॉज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट। मैंने पहले ही कहा, हाथ से बनाए हुए सामग्री में भारत अव्वल दर्जे का, अव्वल दर्जे का इनका हुनर था। ये टोकरियाँ बनाया करते थे, ऐसे ऐसे मखमल के कपड़े बनाया करते थे ना, जो कि कहा जाता था कि लंबी से लंबी मखमल के कपड़े की चुनौती में भर दी, इतना मुलायम कपड़े हुआ करते थे यहाँ के। बोला ऐसे विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ के हीरा तो प्रसिद्ध है, स्टोन वगैरह यहाँ के बहुत ही उच्च क्वालिटी के स्टोन वगैरह हुआ करते थे। तो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए सामग्री में इंडिया पूरे विश्व प्रसिद्ध था। तो हम कुल मिलाकर क्या देखें? इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्पेरस, एग्रेरियन इकोनॉमी और हैंडीक्राफ्ट। ये 5 पॉइंट आप याद रखें तो आप अपने सब्जेक्ट में नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो लिख कर दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश के आने के पहले हमारी इकोनॉमी की ये हाल थी। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। लेकिन दुर्भाग्य, अब ब्रिटिश आ गए। लिखिएगा ध्यान से। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज pursued by colonial government were more concerned with protection or promotion of their own economic interest। ब्रिटिश आ गई और हम भारत जो है कॉलोनियल संबंध के कारण कॉलोनी बन गए, गुलाम हो गए, उपनिवेशवाद के तहत उपनिवेश कहला गए। तो अब हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल निर्णय लेने वाला तो वह अंग्रेज था। तो इस बदमाशों का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था जो अपनाया गया था, परसुएड बाई मतलब अपनाया गया, तो द इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट, इस सरकार के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई वो मोर कंसर्न विथ प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो इकोनॉमिक पॉलिसी भारत का बनाए, लेकिन फ़ायदा किसको होना था? ब्रिटिश को। तो उनके किसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट? ब्रिटिश के इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, वहाँ के प्रमोशन के लिए से संबंधित ही था
पूरा का पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर से पढ़ दूँ, जबकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई है इकोनॉमिक पॉलिसी, वर मोर कंसर्न विथ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इंग्लैंड के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोशन के से संबंधित था सारा का सारा इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक आपने लिख लिया ना, फिर बात करते हैं बाद में, और इन सब के बारे में बाद में बात करते हैं। भाई लिखते चले जाइए जैसे जैसे बोलता चला जा रहा हूँ। पिछले ही क्लास में मैंने बात करी थी, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना, यहाँ उसे रिवीजन कर दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था? एग्रीकल्चर सेक्टर उनके आने के बाद जो दुर्दशा हुई उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल वॉज रूरल और एग्रेरियन। जब कॉलोनियल इकोनॉमी बन गया था जब अंग्रेज शासन करे, तभी उस अवस्था क्या थी अंग्रेज हमारे भारत देश की? अधिकांश लोग रूरल थे, ग्रामीण में, गांव में रहने वाले, गांव के काम करने वाले, और एग्रेरियन थे, खेती पर निर्भर रहने वाले। अरे लगभग 85% पॉपुलेशन lived in rural area and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से अपने जीवन यापन करने के लिए एग्रीकल्चर से ही संबंधित थे और गांव में रहा करते थे। तो रहना चाहिए, जब गांव में ही रह रहे थे तो पहले की तरह वो समृद्ध भी होते, उन्हें कहीं बाहर से मंगाने की ज़रूरत ना पड़ रही होती। बात तो यही होनी चाहिए थी, पर हुआ ऐसा नहीं। एग्रीकल्चर में डिपेंड होने के बावजूद इनकी दुर्दशा सुनिए। इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट क्या चीज में नहीं था? इन फूड और रॉ मटेरियल। मतलब कृषि में आधारित होने के बावजूद भी, कृषि पे डिपेंड होने के बावजूद भी, खेती करने के बावजूद भी, गांव में रह रहे उसके बावजूद भी ये इतने भी सफिशिएंट नहीं थे, इतने भी सक्षम नहीं थे कि अपना भोजन खा पाएं। फूड और रॉ मटेरियल भी इनके पास नहीं थी। तो भाई ये क्या कारण था? जो खेती पे डिपेंड हैं, खेती कर रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, फिर भी इनकी दुर्दशा हो रही थी। तो वो हम अब आगे पढ़ते हैं, यहीं से आप ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है आएंगे, ये 3 से 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन थे तो 6 मार्क्स का भी वेटेज रखता है, ये आप बड़ी ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये कृषि में रहने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि रीजन क्या था स्टैग्नेशन का? एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन का क्या रीजन था? स्टैग्नेशन का मतलब होता है वेरी वेरी स्लो। स्टैग्नेशन का मतलब होता है वेरी वेरी स्लो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही धीमी गति से या बहुत ही दुर्दशा का कारण क्या था? अंग्रेजों के समय इन धूर्तों ने किया क्या? इस लोमड़ियों ने किया क्या भाई? किया ये था, सुनिएगा। सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम। रीजन सुनते चले जाइए। पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये अंग्रेज बड़े चतुर हुआ करते थे। खुद तो किसानों से बार बार क्यों लड़ने जाएं, ये हमारे ही भाइयों को हमसे लड़वाया करते थे। तो ये एक तरीका अपनाया इन्होंने। समृद्ध व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों को ज़मीन का ऑनर बना दिया, संपूर्ण ज़मीन का लैंड सेटलमेंट कर दिया, और जिन्हें जमींदार कहा जाने लगा, जो ज़मीन के मालिक हो गए। तो ज़मीन इनको ऑथराइज कर दिया गया, का मालिक इनको बना दिया गया।
और आम जनता जो छोटे छोटे किसान थे उनसे लगान लेकर मतलब रेंट लेकर वसूलने का काम तो जमींदार करे और बाद में इन जमींदारों से ब्रिटिश ले लिया करते थे। मतलब एक ऐसा बिचौलिया खड़ा कर दिया, मीडिएटर्स ऐसे खड़ा कर दिए कि खुद फेस तो नहीं करना है किसानों से कि हर हाल में लगान तुम वसूल करो जमींदार और सारे पैसे मुझे समय पे दो वरना तुम्हें जमींदारी प्रथा से हटा दूंगा। लिखिएगा, अंडर इट्स सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जिसको कहते हैं, प्रॉफिट्स एक्वायरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर वेंट टू जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान। प्रॉफिट जो भी एक्वायर होता था एग्रीकल्चर सेक्टर से वेंट टू जमींदार, किनके हाथ में चला जाता था? जमींदार के हाथ में। किस रूप में चला जाता था? लगान के रूप में। लगान पिक्चर देखिए ना आपने आमिर खान की। आगे, द डेट्स ऑफ डिपॉजिटिंग द लगान, अब लगान को जमा करने की जो तारीख थी ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में देना ना ये बंदे को, वर ऑल्सो फिक्स्ड, वो क्या वो भी फिक्स था। फॉलिंग टू विच द जमींदार वर टू फेलिंग टू विच द जमींदार वर टू लॉस देयर राइट। अगर किसी भी कारण से जमींदार समय पर लगान नहीं दिया तो उसके अधिकार छीन लिए जाते थे, राइट खत्म हो जाता था। इस लैंड एक्विजिशन सेटलमेंट सिस्टम में भैया जमींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट दोनों डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का सुधार क्या करेंगे, ये तो लूटने के लिए बैठे हुए थे। समझ में आ गया? लिख लिया आपने? चलिए, ये पहला रीजन क्या था? हम एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद के समय। एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर खराब दशा में थी, लोगों के पास अपने खाने के भी सफिशिएंट फूड और रॉ मटेरियल नहीं था अपने यूज के लिए भी। तो उसका मेन रीजन हम पढ़ रहे हैं, रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इतना स्लो गति से या फिर बुरी दशा में जाने का क्या कारण था? तो पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का वाणिज्यीकरण करना, व्यवसायीकरण करना। पर कैसा व्यवसाय, कमर्शलाइजेशन कैसा, ये ध्यान दीजिएगा। पहले इसके एक बारे में समझा दें, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसका कारण क्या है कि अंग्रेजों ने किसानों को जबरदस्ती वैसे क्रॉप्स उगाने के लिए बाध्य कर दिया था, मजबूर कर दिया था जिनसे केवल मनी हो, मनी का अर्जन हो। जैसे फूड क्रॉप्स छोड़ दो, कैश क्रॉप्स ही उगाओ। अब किससे किनको फ़ायदा होगा सोच लीजिए। अब आपको समझ में आ रही है? खेती में डिपेंड रहने के बावजूद भी खाने के लाले पड़ गए थे, है ना, और उगाए क्या जा रहे थे? कैश क्रॉप्स। अब देखिएगा, लिखिएगा ध्यान से। पहला पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल। बिक्री के लिए क्रॉप्स उगाइए इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन वाले क्रॉप्स के अपेक्षा केवल बिक्री करने वाले क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, ये कहलाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। ये अंग्रेज करने क्या लगे भाई? ब्रिटिश रूल के दौरान फार्मर वर गिवन, फार्मर को दिया जाने लगा अत्यधिक ऊंचा मूल्य। किसके लिए? कि भाई तुम अगर कॉटन जूट का उत्पादन करोगे तुमको अत्यधिक ज़्यादा प्राइस मिलेगा।
ठीक है। एक तो वो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज टू केटर टू द नीड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या लिखे भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट की आवश्यकता के लिए, केटर मैंने उसके लिए कमर्शलाइज्ड कर दिया गया था एग्रीकल्चर को। फिर देखिए, बाय ऑफरिंग हायर प्राइस द इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियलाइज्ड क्रॉप्स। और बेचारे गरीब किसान, उनको अत्यधिक प्राइस देने के लिए मजबूर किया गया और लालच दी गई, और जिस कारण से लोग फूड क्रॉप्स छोड़कर कैश क्रॉप्स उगाने लगे, है ना। 10 किसानों को बोला, 500 किसानों को बोला गया, तो उन्हें लगा कि चलो दूसरे किसान से अनाज ले लेंगे ना खाने वाला, भाई अभी ये उगा लिए भाई, लालच में गए, उनकी ज़मीन की हालत बुरी हुई, उपजाऊ शक्ति खत्म हुई, और एक दिन ऐसा भी स्थिति आ जाएगा, देखिएगा आगे पढ़ता चला जाऊंगा, खाने के लाले पड़ गए और बहुत सारे फैमिनीज भारत में फ्रिक्वेंटली आते रहे। बड़ा ही दुर्दशा में जिया है हमारा भारत, हमारे पूर्वज। आने वाला है ना 15 अगस्त, याद कीजिएगा भारत की धरती की उस गुलामी को, और उस गुलामी से आज़ाद कराने वाले उस व्यक्तित्व को जिन्होंने हमें आज़ाद। हम बेखौफ जीते हैं ना, पढ़ इसलिए रहे हैं कि ताकि समझ लीजिए कि कैसे कैसे हम, केवल पास होने के दृष्टिकोण से पढ़िएगा तो आत्मा नहीं जुड़ेगा इसके साथ। खैर चलिए आगे बात करते हैं। फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्वेंट फैमिनीज इन इंडिया ड्यूरिंग द दोज डेज। ये जो प्रोडक्शन में जो गिरावट आई ना फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, वो रिस्पॉन्सिबल हुआ लगातार फ्रिक्वेंट फैमिलीज, सूखा पड़ने लगा, लोग भूखे रहने लगे, ये लगातार चलता रहा अंग्रेजों के समय में। अब बात करते हैं, तो हम लोग 2 कारण पढ़े। पहला कारण क्या पढ़े हम लोग? एग्रीकल्चर सेक्टर के टॉपिक में पहला रीजन हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के स्टेग्नेशन का, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा पढ़ा हमने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा पढ़ा हमने लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। पढ़ने जा रहे हैं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अच्छा पहले लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ लॉ, पहला पॉइंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन ऑफ फैसिलिटी, लैक ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अरे भाई शासन तो कर ही रहा था, टेक्नोलॉजी कहाँ से देगा वो तो इस धरती को फीडर इकोनॉमी बनाकर केवल लूट कर जाना है इसे। टेक्नोलॉजी तो था नहीं और उगवा रहे हैं कैश क्रॉप्स। भारत की धरती इस बात में सक्षम थी कि वो अपने हिसाब का फूड क्रॉप्स, भारत की धरती को की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने वाले इनके पास संसाधन थे, वो तरीके थे। ये ज़बरदस्ती धूर्त लोग कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए बाध्य कर दिए। अरे भाई तो उसका प्रोडक्शन करना है तो उसके हिसाब का टेक्नोलॉजी कहाँ? तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। अब ये ऐसे वस्तुओं के उत्पादन के लिए, अब नील उत्पादन करना है, कॉटन जूट अत्यधिक मात्रा में, अब यही सब उत्पादन करना है, और ये लालची बार बार यही उत्पादन करवाते थे। भारत की धरती को उपजाऊ शक्ति बंजर हो रही थी, तो इरिगेशन की भी व्यवस्था नहीं, लैक ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइज़र का भी यूज नहीं कर पाए हम, उसके अभाव था। ये था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फैमिनिन आ रहा था, जब समझ रहे फैमिनिन आ रहा था, सूखा आ रहा था भाई, फूड क्रॉप्स उगा नहीं, भारत की धरती का समुचित उपयोग, अच्छा उपयोग हुआ नहीं, तो होगा ही ये कारण। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द कल्टिवेटर्स had neither the means nor any incentive to invest in agriculture। एग्रीकल्चर के सेक्टर में इन्वेस्ट करने का कोई भी इंसेंटिव, कोई भी पहल, कोई भी प्रब्याजी, कोई भी ऐसा अवसर नहीं था, और ना ही कल्टीवेटर के पास कोई साधन था, कोई रिसोर्सेज था। तो परिणाम होगा ना, प्रोडक्टिविटी लो होगी ना। ब्रिटिश रूल स्पेंट वेरी लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल और मास एजुकेशन। जिनको लूटना हो, अगर भारत देश पे धूर्त नेता शासन करे तो सबसे पहला यही करे ना कि यहाँ के व्यक्ति को पढ़ाओ ही मत,
और चंद चंद बातों में, कभी धर्म के बातों पर, कभी अशिक्षित बातों पर, ऐसी ऐसी बातों पर भटकाए रखो कि ताकि वो खुद में लड़ते मरते रहे और हमारा शासन ठीक से चलता रहे। एग्रीकल्चर के बारे में अगर ये नॉलेज दे दिए होते तो उस व्यवस्था में जो पहले भी कई सालों से गुलाम भारत चला आ रहा था, इनका नॉलेज उस क्षेत्र में बढ़ जाता, और जब बढ़ जाता तो वो समझ जाते हैं ना कि क्या खेती करनी है और क्या खेती नहीं करनी है, फिर बगावत ज़्यादा होता। तो भाई ये टेक्नोलॉजी कहाँ से देंगे, टेक्निकल नॉलेज कहाँ से देंगे, एजुकेशन काहे को देंगे, नहीं दिए तो हो गया ना, तीनों खत्म, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का कारण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पढ़ता हूँ, इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया के एग्रीकल्चर फेस कर रहा था इन्वेस्टमेंट का अभाव। इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो फूड क्रॉप्स या जो क्रॉप्स उगाने हैं उसे उगाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो हल चाहिए, जो ऊंचे ऊंचे संसाधन चाहिए, बड़ी मात्रा पे खेती करनी है, उसमें भी तो पैसा लगाना चाहिए ना। अच्छे अच्छे बीज, अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र, इन सब का भी यूज करने के लिए पैसा तो इन्वेस्ट करना है ना। इन्वेस्टमेंट का अभाव। और जबकि ये भी ध्यान रखिएगा, ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न, उस समय के क्रॉप उगाने का जो पैटर्न था, फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में चेंज करने का पैटर्न को अपना तो लिए, बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ ए स्मॉल फार्मर, पर बड़े पैमाने पर जो स्मॉल फार्मर थे एंड शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड रिसोर्सेस नॉट हैड एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। बड़े बड़े किसानों की तो बात छोड़िए, उन्हें तो कहीं से जुगाड़ भी हो गया, लेकिन बड़े पैमाने पर छोटे फार्मर थे, उनको फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में जब चेंज किया गया तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं। और शेयर क्रॉपर कहते हैं, जैसे हम लोग गांव में बटैया में देते हैं ना ज़मीन, बटैया का मतलब होता है ये ज़मीन मेरा, हम सक्षम नहीं हैं पर तुम्हारे पास सक्षम है, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास संसाधन है, तो लो भाई तुम यहाँ इस ज़मीन का यूज कर लो, लो हम दिए तुमको एज ए रेंट, अब तुम उसमें से जो हिस्सा हमको देना चाहो दे दो। इसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग। तो शेयर क्रॉपर्स नीदर हैड, उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। शेयर क्रॉपिंग का मतलब, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर अलाउ अ टेनेंट टू यूज द लैंड इन रिटर्न शेयर ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड, और जो रिटर्न करना है, जो अनाज उत्पादन हो जाए उसमें से हमको दे देना। इसको कहते हैं बटैया, मेरा ज़मीन नहीं है, तुम यूज करो और जो भी अनाज उत्पादन हो उसमें हमको भी रिटर्न कुछ दे दो। और उस तरह से आधा आधा का बंटवारा या कोई भी बंटवारा अपने समझौता के आधार पर कर लिया करते, उसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग। बात समझ आ गया। तो चौथा कारण, पहला कारण क्या पढ़े थे हम लोग, पहला कारण पढ़े थे लैंड सेटलमेंट, है ना, ये ना पढ़े थे, सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा हम पढ़े थे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, चौथा हम पढ़ लिए स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और पांचवा पढ़े एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशंस। ये अंतिम है एग्रीकल्चर सेक्टर का, यहाँ तक हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो अब आगे बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय भी बड़ा बुरा हाल हुआ, अंग्रेज ने कर रखा था। जब पार्टीशन हुआ ना, अब सोच लिया हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले और आजू बाजू का सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी का, तो आजू पढ़ लिए बाजू पढ़ लिए। पार्टीशन के समय एडवर्स इफेक्ट, पार्टीशन के समय एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ था कि भाई बड़े मात्रा में बहुत बड़ा पोर्शन बंटवारे के समय पाकिस्तान के चला गया। फर्टिलाइज़र भूमि जो था, जो उपजाऊ भूमि थी, वो पाकिस्तान को चला गया, बांग्लादेश में चला गया। जूट वाले जो बहुत बड़े पैमाने पर जो खेती आती थी वो बांग्लादेश को चला गया। लिख लीजिएगा, अ साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज, अनडिवाइडेड कंट्री में जो साइजेबल पोर्शन था, कंट्रीज हाईली इरिगेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, एंड फर्टाइल था लैंड, went to Pakistan. A sizable portion of undivided countries, highly irrigated and fertile land went to Pakistan.
फिर द होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज बिकम पार्ट बांग्लादेश, वो बांग्लादेश का हिस्सेदार हो गया। तो ये कुल मिला के 5 सेक्टर एग्रीकल्चर के हमने पढ़े। अब हम पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 4 और कभी कभी तो 6 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। ये भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल समझिए। हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ देखते जाइए और समझ में आता चला जाएगा आपको। इंडिया वॉज वेल नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बोल चुका हूँ, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सेक्टर वेंट इनटू अ वेरी पुअर स्टेट। अरे ब्रिटिश जिस जिस देश को छुआ है खोखला ही तो किया है, कहना क्या है इसमें। पहला रीजन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का विस्तार अगर होने लगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। एक उद्योग लगे, कल दूसरा उद्योग लगा, तीसरा उद्योग लगा, चौथा उद्योग, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। औद्योगिकरण, उद्योग का विस्तार, उसमें डी हो गया उल्टा डिक्लाइन। तो डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर हुआ क्या, हम तो पूरी तरह से जान रहे हैं कि भारत की धरती हैंडीक्राफ्ट में विश्व प्रसिद्ध था। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में, हाथ से बनाए सामानों में, हाथ से बनाए कपड़ों में, हाथ से बनाए लोहा लक्कड़ के सामानों में, हाथ से बनाए मिट्टी के बर्तनों में, हाथ से बनाए सूत वगैरह के कपड़ों में के भी बिजनेस में क्या था, विश्व प्रसिद्ध था। मखमल के व्यवसाय में विश्व प्रसिद्ध था, मेटल में विश्व प्रसिद्ध था। क्या हो गया भाई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सिस्टम से बड़ी तकनीकी व्यवस्था के साथ इंडिया के हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को ध्वंस कर दिया। ये नीति बहुत ही जानी पहचानी है भाई। जैसे अभी चाइना, अगर न रोका जाए, सरकार अगर मजबूत ना हो तो क्या होगा। गणेश जी भी कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से। सस्ते दामों पे आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि सब्सिडी का फ़ायदा लिया जाता है। और हम जब आदी हो गए हैं वहाँ के चीनी, वहाँ के गणेश जी, वहाँ के मूर्तियों का, वहाँ के सारे सामानों का, तो भारत के धरती के जो उद्योग होंगे, जो व्यवसाय, जो फ़ोटो बनाने वाले होंगे, जो चावल बनाने वाले होंगे, जो शुगर का इस्तेमाल करने वाले, शुगर फैक्ट्रियाँ होंगी, वो तो बंद हो जाएंगे ना। और जब ये बंद हो जाएंगे तो हम तो आदी हो गए चाइना के, तो अब चाइना ऊंचे दाम पर आपका सामान बेचेगा। यही सब नीति है। ऐसा ही कुछ नीति ये भी करते थे, देखिए ध्यान से। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया देखिएगा। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। ये टू फोल्ड क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। टू फोल्ड का मतलब होता है कि भारत के लोगों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के उद्योगपतियों को, यहाँ के जो इंडस्ट्री क्षेत्र में लगे हुए तो उन लोगों को एक्सपोर्टर बना दिया इंग्लैंड। एक्सपोर्टर का मतलब कि यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पे तुमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश में। एक तो ये, और उन्हीं सामानों को मशीन के द्वारा इंग्लैंड में बना दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत अपने यहाँ बनाया और उसका इंपोर्टर बना दिया फिर भारत को। मतलब दो फोल्ड। एक तो भारत के कच्चे मालों को सस्ते दामों पर ले गया, बेचने को मजबूर कर दिया कि एक्सपोर्ट करो विदेश में। फिर वहाँ के सामान जो बन गए यहाँ से, और उन्हीं सामानों को तुम खरीदो, इंपोर्ट करो। जैसे भी होता है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी क्या, भारत के धरती से आलू ले लिया 8 रुपये किलो, और वही चिप्स बना के विदेशी हम भारतों को खिला रहा है, जो कि कम से कम 400 रुपये किलो है। उल्लू बनाने में ये तो बड़े माहिर है, और उससे हम लोग बड़े तेजस्वी लोग हैं जो उल्लू बन भी जाया करते हैं, है ना। वही चिप्स हम लोग हवा वाला चिप्स खाएं ना, 5 रुपये पैकेट, ज़रा उसका किलो में मेजरमेंट करके देख लीजिए कि कितना होता है। ऐसा ही कुछ था।
तो वो मशीन मेड सामान भारत को बेचना शुरू करते, तो टू फोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाया। देखिए पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, एक, और टू सेल फिनिश प्रोडक्ट और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। अब ब्रिटिश इंडस्ट्री वाले क्या करने लगे, वही प्रोडक्ट जो कि रॉ मटेरियल से, भारत के रॉ मटेरियल से बना है, उन्हीं सामानों को इंडियन मार्केट में हायर प्राइस पे बेचने लगे। और हम इसलिए खरीदने पर मजबूर हो गए क्योंकि यहाँ के इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेस तो चले गए, क्योंकि रॉ मटेरियल सब उधर चला गया। देखते चले जाइए नेक्स्ट पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट पढ़े, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, टू सेल फिनिश प्रोडक्ट, ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। नेक्स्ट, द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज हैंडीक्राफ्ट। अब इंडिया के हैंडीक्राफ्ट का पतन का, डिक्लाइन में जाने का, गिरने का मेन रीजन समझेगा इंडस्ट्री वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब इन धूर्तों की, इन चतुर लोमड़ी की जो है पॉलिसी देखिए, उन्होंने ऐसी पॉलिसी भारत में बना दी कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इन्होंने कहा कि इंडिया से कुछ भी तुम बाहर बेचोगे रॉ मटेरियल वगैरह, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा भाई, बिंदास बेचो। एक तो वो हो गया। फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और अगर ब्रिटेन से सामान मंगाओगे तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा भाई, बिंदास खरीदो। एक हो गया। फिर अब देखो क्या है इनका धूर्त तरीका, ये सबसे खतरनाक है। हेवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। अगर हिंदुस्तानियों, भारत के लोगों के, उनके प्यारे प्यारे हाथों से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट का कोई भी बिजनेस, हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए खिलौने, हाथ से बने हुए संसाधन, हाथ से बने हुए हल, हाथ से बने हुए बर्तन, हाथ से बने हुए कोई भी औजार, अगर तुम एक्सपोर्ट किया ना बच्चा, कोई भी हाथ से तरासे हुए स्टोन, कुछ भी हाथ से बना हुआ अगर तुम एक्सपोर्ट किया ना, तो उस पर हेवी ड्यूटी लेंगे चाचा, हेवी ड्यूटी लेंगे। अब बताइए, यहाँ के किसान चाहेंगे कि 10 रुपये का सामान हो, 15 रुपये का टैक्स हो तो बिकेगा? इधर फ्री और इधर किरकिरी, ठीक है ना। ये था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये मेन रीजन था इंडस्ट्रियल सेक्टर के बर्बाद करने का। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ लिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का क्या बुरा प्रभाव पड़ा वो सुनिए। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जैसे बर्बाद हुआ तो पहला हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। जिस घर में कुछ लोग खेती में लगे हुए थे तो कोई हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में लगा हुआ था, वो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस वाले तो बिना हाथ के हो गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बंद होने गया, टैक्स इतना लगे कौन बेचने जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस डिक्लाइन हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया रिजल्ट ऑन अ मास स्केल, बड़े पैमाने पर। और मेनी आर्टिस्ट, कुम्हार, लोहार, है ना, बढ़ई, जितने लोग थे, कारपेंटर जिसको बोलते कारपेंटर, लोहार आ गए, अब ये सब जितने भी आर्टिस्ट थे वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अब ना आयरन मैन रहा, ना कारपेंटर रहा, ना पेंटर रहा, अब इन सब को क्या हो गया, वो सब कन्वर्ट हो गए एग्रीकल्चर की ओर, मूव किया अपने जीवन यापन करने के लिए। क्या अब उनके हैंडीक्राफ्ट बिजनेस तो गया, अब एग्रीकल्चर तरफ मूव तो हो गए। और वहाँ मामू कह करके रखा है भाई कि कैश क्रॉप्स उगाओ, फूड क्रॉप्स उगाना नहीं।
खाना तो है, कहीं से तो पैसा आना चाहिए, सब के सब एक खेत में कूद पड़े। अब आगे बढ़िए। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और ये क्या कहती है कि फिनिश गुड्स जो अमेरिका में इंग्लैंड में बना हुआ वो लेकर आओ, वही खरीदना पड़ेगा, मजबूर हैं। द इंडियन कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड। और जब मशीन मेड सामान बन के आएगा तो मशीन मेड का बना हुआ सामान यूनिफॉर्मिटी होता है उसमें भाई, हाथ से कुछ भी बनाइए उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं, एक सामान दूसरे सामान से बराबर नहीं होता है। और मशीन से बनाए तो ज़्यादा उत्पादन हो जाए, तो वो क्या करे। अब उसके सामने तो इंडियन का कुछ जो लोग थे जो हैंडीक्राफ्ट में थोड़ा मोड़ा लगे थे वो टक्कर तो दे नहीं पाए। तो द इंडियन कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स, एज ए रिजल्ट इम्पोर्ट्स और फिनिश गुड्स इंक्रीज्ड। ये परिणाम हो गया, समझ में आ गया। इंपोर्ट का रिजल्ट और फिनिश गुड्स को इंक्रीज होने से क्या हो गया, ख़त्म मामला। अब चलते हैं दूसरा, लैक ऑफ कैपिटल इन गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, सुन लीजिएगा। रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, है ना, विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए जो वस्तु पैदा करना है उसके लिए मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, उसका प्रोडक्शन करना कैपिटल गुड्स कहलाता है। ठीक है, एक हो गया। अब इसका लैक ऑफ, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर आर हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया। इंडिया में कहीं से भी ऐसे कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको प्रमोट करने का कोई इच्छा नहीं सकती, एकदम हार्डली ही कभी कभी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा। मजबूरी है, व्यवस्था ही नहीं दिया गया। तो ब्रिटिश डिड नॉट पे अटेंशन ऑन कैपिटल गुड इंडस्ट्री बिकॉज दे वांट इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। तुमको कुछ बनाने ही नहीं देंगे इंडिया वालों, जब बनाने ही नहीं देंगे, मशीन नहीं बनाने देंगे, टूल नहीं बनाने देंगे, हल नहीं बनाने देंगे, चक्के पहिया नहीं बनाने देंगे, कुछ भी ऐसे भी टूल्स ना बनाने देंगे, तो तुम मेरे ही पे ना डिपेंड रहोगे। ये कह रहा है इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश वाले। तो वो अपने पर डिपेंड करने के लिए कुछ भी चीज़ों पर ध्यान, ऐसे इंडस्ट्री पे ध्यान दिया ही नहीं, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री पे। ये दूसरा हो गया। तीसरा, पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का प्रभाव पड़ा है, और तीसरा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। चौथा लो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़िएगा, जो आप पढ़े भी चुके होंगे मैक्रो इकोनॉमी में। जीडीपी के कंट्रीब्यूशन एकदम पुअर था, जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा, भारत की धरती को नोच लिया। तो आगे पांचवा है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के में थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया था, लेकिन वो भी कन्फाइंड था, माने सीमित किया गया था। क्या चीज़ में, रेलवेज में। अब समझ रहे रेलवे का क्यों विस्तार किया गया था, अपने ही प्रयोग के लिए, कि ताकि उसके माल जो है यहाँ से वहाँ तक जा सके, उसके आर्मी मोबिलाइज कर सके। दूसरा पावर जनरेशन है ना, इलेक्ट्रिक का, वो भी अगर हुआ है तो केवल उनके फ़ायदे के लिए। कम्युनिकेशंस, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस वगैरह का उसमें विस्तार हुआ था। हाँ, इन सब का प्रयोग भारत फिर बाद में उच्च स्तर पर करने लगा, जिसके लिए भारत जाना भी जा रहा है। आज बड़े पैमाने पर भारत की धरती पर रेलवे का प्रयोग होता है, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन का होता है ना। तो ये पोस्ट ऑफिस, लेकिन वो हमारे लिए नहीं किए थे, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किए थे। तो कौन कौन सा हुआ भाई, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट्स। तो इनका जो है, इनमें ही केवल लिमिटेड रोल था इनका, इसमें थोड़ा मोड़ा विकास कर रहे थे, कन्फाइंड कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। बात समझ आ गई। हाँ, अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे अगला फॉरेन ट्रेड के बारे में, पर ये वीडियो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। हम पिछली वीडियोज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भली भांति समझ चुके हैं। कहीं आपको अगर ना समझ में आए तो कृपया आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब पुनः दे दूंगा आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड क्या होगा रे भाई, सब तो हम लोग कब्जे में थे भारत इंग्लैंड के। देखिए सुनिए, नंबर 1,
ये दो हम पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी तीसरा है फॉरेन ट्रेड। पढ़ लीजिए ध्यान से। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, पहले ही बात कर दिए हम। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट लाइक राम सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, जूट एट्सेट्रा, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स लाइक कॉटन, क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स एट्सेट्रा। जो सब यहाँ बनता था भाई, अब मजबूर ऐसा कर दिया कि रॉ मटेरियल छीन लेता है, वहाँ बेचना पड़ता है। यहाँ के किसान ऐसे मजबूर कर दिया, टैक्स ना लेकर तो चलो वहाँ बेच दिए, क्योंकि अपने हैंडीक्राफ्ट वाले तो बेचना नहीं है, और वहाँ से जो सामान है उसका इंपोर्टर बना दिया गया, वही खरीदो भाई अब। तो ये था फॉरेन ट्रेड। फिर अब चलते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इनका हाल देखो, ये ऐसे मजबूर कि मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। अगर पूरे भारत में कोई ऐसा व्यवसाय खड़ा हो जाए जो जिसके हाथ में ही उत्पादन करना हो केवल और केवल, और उसके लेवल का कोई ना हो, तो इसको कहते हैं क्या है? मोनोपोली है, एकाधिकार है कि नहीं? जैसे मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार इंडिया का होना था ना, वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि तुम केवल ब्रिटेन के साथ ही ऐसा बिजनेस करो, फॉरेन ट्रेड। कुछ बिजनेस होते थे, सम अदर ट्रेड होता था, वर अलाउड था, चाइना के साथ कर लो, श्रीलंका के साथ कर लो, आयरन के साथ, ईरान के साथ कर लो, बस इतना ही। पर रिस्ट्रिक्टेड था, प्रतिबंधित था कि तुम ब्रिटेन के साथ ही बिजनेस करो। तो देखिए कैसा मोनोपोली था। अब आगे, द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट रखें। स्वीज कैनाल, देखिए पहले जब भारत से बिजनेस, जैसे ये भारत है, यहाँ से अगर बिजनेस करना है तो इंग्लैंड ऐसे जाना पड़ता था, तो बीच में अफ्रीका आता था और भी कई देश आते थे, तो भाई लोग इधर भी जाकर बिजनेस कर लेते थे, और रूट लंबा था यहाँ जाने में। एक स्वीज कैनाल का निर्माण हो गया, एक ऐसे रास्ते का निर्माण हो गया जो सीधा था ब्रिटेन से लेकर। अब तो बड़ा आसान है, धुर फट से यहाँ आ जाए। अब हम भी मजबूर थे यहाँ से बिजनेस कर लेने को। तो द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज डायरेक्ट रूट ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। मतलब ये डायरेक्ट रूट बन गया था, विच अवॉइडेड द अफ्रीकन, जो कि अवॉइड किया अफ्रीकन रूट को, अवॉइड कर दिया। ये आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अब ज़रा तीसरा पॉइंट हम लोग जब पढ़ेंगे हैं, कौन सा? फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड में देख लीजिएगा, फॉरेन ट्रेड पढ़ ले हम लोग। पहला है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बारे में बताएं कि अगर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर हम लोग हो गए थे, निर्यात करने वाले, और खरीद रहे थे तो उनका मशीन मेड बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट। मोनोपोली हो गया था उनका कि तुम बिजनेस करोगे तो ब्रिटेन के साथ करो, थोड़ा मोड़ा चाइना वाइना के साथ कर लेते हो कर लो, और किसी देश के साथ नहीं करना है। उसके बाद ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अब ये अंग्रेज क्या करने ले रहे, जो एक्सपोर्ट से सरप्लस आता था, पैसा आता था, ये बंदा लोग क्या किया? देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्टर सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, हाउ एवर दिस सरप्लस वॉज यूज्ड to make payment for expenses incurred by an office set up by colonial government। माने भारत की धरती को गजब है ना, यहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती नेताओं को अंग्रेजी पढ़ने पर मजबूर किया अंग्रेज। ठीक है, भारत के नेता कैसे हैं कि तुम जो दोगे औजार हम उसी से लड़ बैठेंगे। अंग्रेजी सिखाए हैं तो देखिए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ऐसे अंग्रेजी बोला करते थे कि उतना अच्छा तो अंग्रेजी भी ना बोल पाए। सुभाष चंद्र बोस, ये सब अंग्रेजी के धुरंधर थे, ये सभी इस भाषा को जानते थे, और इन्हीं की भाषा को पढ़े, इन्हीं के संविधान को भगत सिंह पढ़ा और इन्हीं पे वार किया। तो वो तो ठीक है, तो चाहे जैसा भी बिजनेस था, एक्सपोर्ट करने में हम बड़े सक्षम हो तो रहे थे, लेकिन होता क्या था, जो सरप्लस आता था, पैसे आते थे, देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स, हाउएवर दिस सरप्लस वॉज यूज। उसका यूज ये गवर्नमेंट सरकार क्या करती थी, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करती थी, उस पेमेंट कहाँ खर्च करते थे उस सबका? अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन में,
अपने ऑफिस में पेमेंट कर दी, ऑफिस के ऑफिसरों में पेमेंट कर दी, वहाँ सारे पैसे खर्चा करते थे। और जब पैसे रहते थे तो कहाँ खर्चा करते थे? तो बड़े लड़ाकू थे, जहाँ तहाँ लड़ते फिरते थे, है ना, टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस, और सारे के सारे पैसे युद्ध में खर्च करते थे। टू इम्पोर्ट इंडिविजुअल सर्विस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के ऐसे ऐसे खर्चों में, छोटे मोटे खर्चों में हर समय अपने पैसे वहीं पे बर्बाद कर दिया करते थे। तो ये हो गया ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इंडिया के संपत्ति का निकाशी बड़े बुरे तरीक़ा से करते थे। अब आते हैं हम लोग, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के ही हम लोग पढ़ लिए, ये तीनों भाग थे ये फॉरेन ट्रेड के। पहला ये एक्सपोर्टर, और ये मोनोपोली, और ये ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जनसंख्या का, जो भी पॉपुलेशन है उसका विशेषता, फीचर, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। सुनिएगा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881, याद रखेगा 1881, 1881 में सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था। आफ्टर, उसके बाद जो है ईयर 10 ईयर्स, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 सालों में होने लगा। तो ये पहला स्टेज, पहली बात समझ गया। 1921 से पहले, बिफोर 1921, इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, ठीक है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या था, फर्स्ट स्टेज क्या था, और फिर सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगन आफ्टर 1921, माने 1921 से पहले इंडिया फर्स्ट स्टेज में था, और 1921 के बाद इंडिया सेकेंड स्टेज में था। ये फर्स्ट स्टेज में क्या था और सेकेंड स्टेज में क्या था वो आप सुनिए। फर्स्ट स्टेज में था कि हाई बर्थ रेट था, यहाँ बच्चे खूब जन्म लेते थे, काम धंधा नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा। दूसरा, हाई डेथ रेट, अब उन बच्चों को संभालने के लिए, उनके सेवा के लिए ना अच्छे का ये हॉस्पिटल्स है, ना व्यवस्था है, तो हाई डेथ रेट, मरते भी खूब थे। ये फर्स्ट स्टेज की बात बता रहा हूँ 1921 से पहले की। और 1921 के बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में जब इंडिया का ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, बदला, तो हाई बर्थ रेट तो हाई था, पर डेथ रेट खराब हो गया, मतलब अब कम गया। तो इससे क्या हुआ, थोड़े हॉस्पिटल खुल गए होंगे, थोड़े बचाव के तरीके खुल गए होंगे, मरने से तो बचने का व्यवस्था करना ही पड़ता है, तो हो गए होंगे। तो हुआ ये कि आफ्टर 1921 इंडियाज़ पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन, अब इंडिया का पॉपुलेशन कभी रुका ही नहीं, बड़े फुर्सत थे लोगों के पास, खूब बच्चे जन्म लिए, और एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब सोचिए, बड़े, एक तो खाने के लाले और इधर केवल लाले ही लाले। डेमोग्राफिक कंडीशन कैन बी डिस्क्राइब एज बिलो, अब इसको देख लीजिए ध्यान से। हाई बर्थ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट, ध्यान से सुनिएगा, वॉज नियरली 848 पर थाउजेंड्स एंड डेथ रेट वॉज नियरली 40 पर थाउजेंड्स। 1000 में 48 बर्थ रेट था, 1000 व्यक्तियों में 48 लोग जन्म ले लेते थे, और 1000 में 40 व्यक्ति का डेथ रेट वाला पोजीशन था। वेरी लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे वैसे ही, कितने पढ़े लिखे थे देख लीजिए, देखकर भी कर लगे, 100 व्यक्ति में 16 व्यक्ति केवल पढ़े लिखे थे, और महिलाएं तो गजब थी, उनको तो और फुर्सत न दिया जाता था, है ना, बच्चे ही संभाल लेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। 7% लोग लिटरेसी रेट था। आगे, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, गरीबी के हाल और हेल्थ की हालत तो बहुत ख़राब। वाटर एयरबोर्न डिजीज़, मतलब पानी से होने वाले, वायु से होने वाले बहुत सारे डिजीज वर वाइड स्प्रेड, फैल गया था, बीमारियां बहुत, गांव के गांव तबाह हो जाते थे भाई, एक कोलरा, एक हैजा, एक मलेरिया, पूरा गांव साफ, है ना। हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, अब ये तो बड़ा खतरनाक, अराउंड 218 पर थाउजेंड, मैंने 1000 बच्चे अगर जन्म लिए तो उसमें 218 मर गए, ऐसा स्थिति था। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट मीन्स का, इसका मतलब क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से, माने 1 साल के एज से पहले बच्चे मर गए। जैसे नंबर ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर थाउजेंड्स लाइव बर्थ, माने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को
इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या हो गया, तो वही था स्थिति। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हो गया था 218 पर 1000। माने 1000 व्यक्ति बच्चा जन्म लिया तो उसमें 218 संसाधनों के अभाव में, अच्छे भोजन के अभाव में, सुविधा के अभाव में, हॉस्पिटल के अभाव में मर जाया करते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था, लोगों की जीवन आयु कितने वर्ष की थी, लगभग 44 साल। हालांकि कुछ एनसीईआरटी में लिखा जाता है 32 साल, लेकिन अर्थशास्त्री इसमें मान्य नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि 44 साल के लगभग में है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो लोगों की आयु लगभग क्या थी, 40 साल। सोच लीजिए, हम लोग सुनते हैं कि पुराने लोग 100 साल तक जीवित होते थे, लेकिन अंग्रेज ऐसी व्यवस्था कर दिए थे, भोजन ही नहीं खाने के लिए था, खटवाया ज़्यादा जाता था तो मरेंगे नहीं भाई। तो लगभग एवरेज एज था 44 साल। फिर एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल। खाने को नहीं मिलेगा तो दुनिया में क्या पॉवर्टी नहीं रहेगी, धनवान रहेंगे लोग। पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो ये कुछ डेमोग्राफिक कंडीशन हम लोग पढ़े, 6 पॉइंट था। ये सब 3 से 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, ध्यान रखिए। इसलिए पॉइंट वाइज लिखवाया हूँ, यहाँ पर लिखिए और नंबर पाइए। 5वां चलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिए, फॉरेन ट्रेड पढ़ लिए, है ना। और अब हम लोग पढ़ें कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या था। और अब आते हैं 5वां, ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, सब लगभग मिलता जुलता नज़र आएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखिए, इसलिए पढ़ते जा रहा हूँ, आप लिखते चले जाइए, क्योंकि समझाने को बहुत कुछ समझा चुका हूँ, लगभग इसी से मिलता जुलता सब कुछ है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। अभी भी वही हाल है ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। लोग थे, कुछ लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में लगे थे, कृषि संसाधन में लगे हुए थे, मतलब कच्चे माल के संसाधन में, एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए थे, फिशिंग करने में लगे हुए थे, माइनिंग करने में लगे हुए थे। तो प्राइमरी सेक्टर वाले लोग थे, है ना, जो खेती किया करते थे। प्रोडक्शन फर्म्स, ध्यान से देखिएगा कि प्रोडक्शन जो है फर्म्स एक्सप्लॉइटिंग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटिंग करते थे। और जैसे कि फार्मर, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। तो इसमें लगे हुए कितने लोग थे पता है, 72%। सेकेंडरी सेक्टर जो कच्चे माल को पक्के माल में बदल देते थे, फिनिश प्रोडक्ट में, वो लोग प्रोडक्शन फर्म्स विच वर इंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड्स इनटू अनदर गुड्स, में तब्दील कर देते थे, कच्चे माल को पक्के माल में बदल देते थे, उसको कहते थे सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें 10% लोग लगे हुए थे। और शेष यहाँ देखिए टर्सरी सेक्टर में से 18% लोग, टर्सरी मतलब सेवा क्षेत्र में, जो उन संसाधनों कच्चे माल से पक्के माल बन गए, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो ट्रांसपोर्ट वाला काम, हेल्थ वाला काम, इंश्योरेंस वाला काम, ये सब जो है सेवा वाला काम जो था वो टर्सरी सेक्टर का था। तो प्रोडक्शन यूनिट इंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस, इसको कहते हैं टर्सरी सेक्टर। तो इसमें लोग लगे हुए थे केवल 18% के लोग। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन वही प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस का प्रीडोमिनेंस था, ज़्यादातर वही लोग थे। और रीजनल वेरिएशन था भाई, ये बड़ा खतरनाक है। हमारे क्षेत्रीय विभेद था, भेदभाव था। द स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ समझ में ना आया अभी तो। द स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल विथ स्टेन, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करते थे भाई, अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स एंड एग्रीकल्चर। मतलब ये सीधा सीधा वर्क फोर्स इनका जो था एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देते थे, ये एग्रीकल्चर पे इनका कोई मतलब नहीं था, ये एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया करते थे, ये ऐसे स्टेट थे। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो रीजनल वेरिएशन था। However, during the sometimes there had been an increase in share of workforce in agriculture in state like उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। ध्यान से सुनिएगा। However, during the same time, उस समय कुछ ऐसा भी था कि there had been an increase in share of workforce in agriculture in state like उड़ीसा, स्टेट था, यहाँ स्टेज नहीं स्टेट है, स्टेट लाइक यूनियन, उड़ीसा और राजस्थान और पंजाब, माने ये ऐसे स्टेट थे जहाँ लोग कृषि पे ज़्यादा ध्यान दिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।
However, during the some time there had been an increase in share of workforce in agriculture in states like उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। तो 5 हो गए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब आता है छठा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या है भाई? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all such activities, service and facility which are needed to provide different kinds of service in the economy। इकोनॉमी में अलग तरह का सेवा प्रदान करने वाला, ध्यान से देखिए। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वो ध्यान से देखिए। देखिए एक मिनट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में फिर से पढ़ देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू ऑल सच एक्टिविटीज़, services and facilities which are needed to provide different kind of services in the economy। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वो अलग तरह के एक सर्विस प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में, जो कि आपकी सेवा के लिए, जो टर्सरी सेक्टर वालों के लिए प्राइमरी सेक्टर वाले और सेकेंडरी सेक्टर वालों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सब अभी लिखवाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। रोड का इस्तेमाल, अब देखिए उस समय के अंग्रेजों के समय में रोड की स्थिति कैसी थी? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स, फंड की कमी के कारण कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वाज नॉट अप टू द मार्क। जैसा होना चाहिए रोड वैसा था नहीं, ठीक है। द रोड्स वर built primarily to serve the British interest, mobilizing the army and shipping the raw material। मतलब रोड भी थे तो वो किस लिए थे, किसकी सेवा के लिए थे? ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए, कि ताकि उसके आर्मी मोबिलाइज कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, शिफ्ट हो सके रॉ मटेरियल उनका, इसलिए थे। दिस ऑलवेज रिमाइंड अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड कहते हैं जो सभी मौसम में चलता रहे। अभी जाके बरसात के दिनों में देख लीजिए, जितने अच्छे अच्छे रोड बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, वो धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। दिस ऑलवेज रिमेंड अ शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स टू रीच आउट द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के समय में ऐसे रोड थे ही नहीं जो सभी मौसम में कारगर सिद्ध हो, बर्बाद थे। तो ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऐसा स्थिति। अब आते हैं रेलवे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1850। देखिए 1850 में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन 1850 में रेलवे का ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ब्रिटिश रूल का। भले ही उनके फ़ायदे के लिए था, लेकिन बाद में हमारे फ़ायदे अच्छे आ रहे हैं। इस रेलवे के निर्माण से हुआ क्या? रेलवेज इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इट ब्रोक जोग्राफिकल, जो भी बोलते, कल्चरल बैरियर को हटाया, एंड प्रोमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन। रेलवेज इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। इट ब्रोक जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स, और टू प्रमोटेड किया नेशनल इंटीग्रेशन को। भाई रेलवे के इतने अच्छे विस्तार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में हम लोगों को परेशानी नहीं हुई, उनको भी परेशानी नहीं है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा चले गए। ये जो कल्चरल बैरियर था, भारत की धरती के 10 कोस दूर पे जाइए तो भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, और इस अवस्था में याद रखिएगा यहाँ की राष्ट्रीयता नहीं बदलती। तो ये कल्चरल बैरियर जो था वो ख़त्म हुआ रेलवे के विकास से। इट इन्हेंस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन को थोड़ा बढ़ाया। रेलवेज ऑलवेज ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। ये फॉरेन ट्रेड को ही करने में बहुत मदद करी। तो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाना 16 अप्रैल 1853। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है ना। तो रेलवे वाला थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट देख लीजिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक सम मेजर्स ऑफ डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। पानी के जहाज और हवाई जहाज, इसमें थोड़ा थोड़ा विकास हुआ। हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार
फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, वो संतोष लायक नहीं थे। कम्युनिकेशन, पोस्ट और टेलीग्राफ वर द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन था पोस्ट ऑफिस का और टेलीग्राफ का चीज़, है ना। होता क्या था कि द टेलीग्राफ भी पोस्ट ऑफिस का ही, पोस्ट का ही एक रूप है। द जैसे अभी व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं उसी तरह से जो है ये ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करता था। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एक्चुअली में इसका वो प्रयोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करते थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही खर्चीला था। आम जनता कहाँ से इसका प्रयोग कर पाती भाई। हाँ, अंग्रेज लोग को लगता था कि कहीं इंडियन कहीं पे पीट पाट रहे हैं, क्योंकि इतना आतताई ही मचाते थे कि किसी इंडियन को गुस्सा आ जाए तो भाई अब जल्दी से आर्मी भेजना है तो क्या करे टेलीग्राफ का यूज करता था लोग। द पोस्टल सर्विसेज रिमेन्ड ऑल थ्रू इंडिक्वेट फॉर जनरल पब्लिक के लिए के थ्रू जो है पोस्टल सर्विस रिमेन चलता था। और तभी हम लोग देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के बारे में तो पिक्चरें भी बने हुए हैं, डाकिया आया, कविताएं भी लिखी हुई है। पोस्ट ऑफिस कोस के दूर पर पोस्ट ऑफिस बने हुए होते थे, डाकिया आता था और एक संवाद दूसरे संवाद तक पहुंचा था। खैर, अब आते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का क्या पॉजिटिव था, कुछ पॉजिटिव था, चलिए पढ़ते हैं आगे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज अचीव्ड इन लेटर हाफ ऑफ द 20वीं सेंचुरी के बाद सेल्फ सफिशिएंसी फूड, जो भोजन जो अपने लिए जरूरी था वैसे ग्रेन उत्पादन करने लगे हम। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ इनिशियल कमर्शलाइजेशन हुआ, कमर्शलाइजेशन के बाद आगे डेवलपमेंट ऑफ रोड्स और स्पेशली रेलवेज वॉज बिग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रिटिशर्स सिंस इट प्रोवाइडेड चीप और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रोड और रेलवे पहले हम पढ़ चुके हैं, वही हम रिपीट कर रहे हैं पॉइंट के रूप में। रोड एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑफ एक्रेंस ऑफ फैमिलीज एज फूड सप्लायर्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द अफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ ड्राउट्स। सूखा के दिनों में, बीमारी के दिनों में इन रोड और रेलवेज का खूब प्रयोग हुआ, लोगों की जान बचाने में सहयोग हुआ, जल्दी से जल्दी लोग एक दूसरे तक पहुंच जाया करते थे, ये थोड़ा सहयोग था। सारी बीमारी तो उनकी दी हुई है, उपचार भी उनका थोड़ा देख लीजिए। ब्रिटिश रूल हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिटिश रूल हेल्प किया क्या चीज़ में, इंडियन इकोनॉमी को, कि हम बार्टर सिस्टम में थे ना, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु खरीदना बेचना करते थे, तो उसको मॉनेटरी सिस्टम में चेंज करने में हमारी मदद करी। चलिए आगे। The British government had an efficient administration system which was later adopted by Indian government. ब्रिटिश सिस्टम के इतने बड़ी राज्य पूरे आधी दुनिया पर जो कहा जाता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इतनी दुनिया पर शासन करने वाले का शासन व्यवस्था तो मौजूद होगा ही ना। बाद में इंडिया उसे अडॉप्ट भी किया और आज तक बहुत सारे रूल्स में ब्रिटिश रूल हम लोग अपनाते आ रहे हैं। ये हो गया हमारे टॉपिक का खात्मा। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिससे छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है और कुछ बेहतरीन पॉइंट्स के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।